बात करेंगे मार्केट में जो आज कोहराम मचा है उसकी। और कंसिडरिंग सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि मार्केट ठीक हो गया है, शायद उतना इम्पैक्ट मार्केट ने ग्लोबल क्यूज़ को नहीं दिया। शुरू में तो इनफैक्ट सुबह एक बार के लिए ओपन होने के बाद हम ग्रीन में भी आए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार मार्केट में गिरावट आई। और हुआ क्या है चलिए बताते हैं आपको क्लियरली। एक बार फिर से ट्रम्प टेंट्रम हावी हो रहा है मार्केट के ऊपर। फिर से मार्केट थोड़ा सा उससे घबराता हुआ, और अगर वो हमारी स्टिंग रेडी हो तो हाँ बिल्कुल ये क्लियरली इम्पैक्ट। और 2 अप्रैल से पहले सुबह ही बात हुई थी हमारी कि थोड़ा सतर्क रहें, मार्केट दोनों तरफ के स्विंग देगा आपको, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए इंडेक्स को लेकर। और कल हो सकता है, और ये भी एक थ्योरी है, हो सकता है कल शाम को एक ग्लोबल मार्केट में एक बॉटम बने, लेकिन वो कल शाम है, उससे पहले कितना मार्केट गिरेगा क्या होगा किसी को नहीं पता। तो उसके लिए कोई शायद रिस्क लेना नहीं चाहता अभी इस मार्केट में। अगेन यू नेवर नो श्रेया वीरो की मार्केट कितना गिर सकता है। फॉर एग्जांपल अब डाउ जोन्स और 500 पॉइंट गिर के बॉटम बनाए, 1000 पॉइंट गिर के, इंडिया 300 पॉइंट गिर के बॉटम बनाए, 1000 पॉइंट गिर के बनाए, किसी को नहीं पता। बहुत लोगों का मानना है कि शायद कल शाम के बाद सब चीज़ें इवन हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आज बैंक निफ्टी की भी जमकर पिटाई हुई। अब तक अगर हम सिर्फ ये मान के चल रहे थे कि चलिए ठीक है रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अगर मार्केट को गिरना था तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म करता, लेकिन बैंक निफ्टी की भी आज जमकर पिटाई हुई। आई थिंक इसमें एक और चीज़ जो जुड़ी है वो है एफ आई की सेलिंग। आई थिंक जो फ्राइडे का नंबर आया था उसने मूड काफ़ी ख़राब किया, क्योंकि कैश एफ एंड ओ मतलब कैश और फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स को अगर आप मिला दें, दोनों को जोड़ के देखें तो करीब करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी फ्राइडे को। आई थिंक ये भी एक और फैक्टर है जिसने कुल मिलाकर मूड ख़राब किया है। जो भी है स्क्रीन आपको बता रही है कि काफ़ी पेन है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। विरुषा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन मार्केट डे लो, निफ्टी अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आप देखिए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। बैंक निफ्टी जो जैसा कि आप बता रहे थे रिलेटिवली आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा था निफ्टी को, लेकिन आज के सेशन में वो भी नहीं होता हुआ दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप में सभी में बिकवाली। लेकिन सवाल यहाँ पे ये अहम होता जा रहा है अनुज जी कि कल आपने मेंशन किया टैरिफ के ऊपर के पहले ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? ये एक टेम्पररी बेसिस में देखने को मिल रही है गिरावट, यहाँ पे ऐड किया जाए लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप सही नज़र रखते हैं मार्केट पे, या फिर अभी अवॉइड है? नहीं देखिए थोड़ा टफ सवाल है। पहले तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना है अभी उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। तो ये निफ्टी पर एक चीज़ समझ लीजिए, अब आप मार्केट में वापस एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि अब हम लोअर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, और ये मार्केट बहुत जल्दी घूमती है। आपको याद होगा 22,150 पे बॉटम बनाने के बाद कितनी जल्दी 23,800 आया था। अब 23,800 से 23,150 आने में मार्केट को 3 दिन लगे हैं कुल मिलाकर 3 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं मार्केट को। तो मार्केट में इसी तरीके के मूव्स इतनी जल्दी आते हैं। निफ्टी अब 10 डेमा के नीचे है, और अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 23,100 से, एक बार आज का चार्ट दिखा दीजिए, 23,100 से 23,150, और हम वहीं पर हैं, ऑलमोस्ट वहीं पर हैं हम। यहाँ पर क्या है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये टूट गया, आज वापस इंटरडे रख दिया, अगर ये टूट गया 23,100, तो उसके बाद 22,800 तक कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास। तो इसके लिए 23,100 का बचना ज़रूरी है। आई थिंक फ्राइडे को जिस तरीके से एफ ने वापस शॉर्ट्स ओपन किए थे, कुछ सेंस उनको लग रही थी कि मार्केट इस तरीके का मूव आई थिंक दिखाने वाला है। और निफ्टी ने आज क्या किया, नीचे खुला, फिर रेजिस्टेंस में फ्लैट जोन पर आया, जो मेरे से बात हुई थी कि फ्लैट जोन पर रेजिस्टेंस मिलेगा, और वहाँ से कोलैप्स कर गया। आई थिंक ज़्यादा जो ख़राब चीज़ हुई ना वो कोलैप्स था। अगर हम खुलते इस तरीके से और खुले होते इतना नीचे जो कल गिफ्ट निफ्टी बता रहा था और यहाँ पे होते, तो भी फिर भी एक बार देख लेते। हम खुले ठीक ठाक ग्रीन में आए और फिर कोलैप्स हुए, इंट्राडे में कोलैप्स हुआ है बेसिकली, वो दिक्कत वाला मामला है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 50,600 से 50,650 पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर वो नहीं टिका यहाँ पर तो उसके बाद फिर आपका अगला सपोर्ट सीधा 50,150 पर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ मुझे लग रहा है एफ के बिकवाली ने थोड़ा मूड ख़राब किया है। आई थिंक मेरा व्यू बहुत क्लियर है, आपको कोई बहुत ज़्यादा कूद कर ये कि मैं ही बॉटम पकड़ूंगा ये नहीं करना है हमको। कल का दिन निकल जाने दें, उसके बाद एक व्यू ले लें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड भी कर सकते हैं अच्छे शेयर्स को, अगर वो आज गिरे हैं सिर्फ इस वजह से। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं ना, ट्रस्ट में इस वॉलेटिलिटी में कूद के कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया विक्स देखिए आप किस तरीके से भागा है, क्या ज़रूरत है? हर स्विंग पकड़नी ज़रूरी नहीं होती, बार बार मैं कहता हूँ हर स्विंग पकड़नी ज़रूरी नहीं होती। अब हम अगली स्विंग का वेट करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या लग रहा है?
बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। और इस बार सोमवार हमारे लिए थोड़ा सा हल्का रहा तो बुधवार भारी हो रहा है और उसी का असर जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है। हाँ, जैसे कि आपने कहा अनुज कि एफआईएस की सेलिंग और उसको, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे सुबह कि स्टैट्स क्लियर थे उनकी तरफ से, कॉल राइटिंग, इंडेक्स शॉर्ट। आप अनुज एक और चीज़ देखिए, स्टॉक्स देखिए, HDFC बैंक बिलो 10 डे में फर्स्ट टाइम पोस्ट 13 मार्च, यानी जब हमारा वो अपर स्विंग शुरू हुआ था। जरा प्लीज एक बार ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पर HDFC बैंक का। HDFC बैंक रखिए, फिर रिलायंस रखिए, फिर इन्फोसिस रखिए। ये 3 स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। तो जो बात अनुज कह रहे हैं कि एफआईएस की सेलिंग टारगेट कर रही है, डेफिनेटली जरा प्लीज HDFC बैंक 15 लाख शेयर्स जुड़े हैं एंड ये अभी मात्र दूसरा दिन है इस सीरीज का। तो HDFC बैंक बिलो 10 डेमा हेडिंग टुवर्ड्स 20 डेमा, जो कि प्लेस्ड है करीब 1760 पर। गजब की शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। रिलायंस अभी देखिए, मैं सिर्फ कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। रिलायंस थोड़ा सा प्रेशर में है आज। ये इंडेक्स के 3 हैवी वेट्स 1260 पे एट 20 डेमा स्पॉट में, ये फ्यूचर्स है और यहाँ भी आज शॉर्टिंग हुई है। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने लास्ट एवरेज को अभी भी छू के आया है, जो कि करीब 1250 पे है। इसका लास्ट जो एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और तीसरा लेके आइए इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे आएगा 2.5% नीचे। और इन्फोसिस ने आज अपना इस दौर का एक नया लो क्रिएट किया। सिंपली मीन्स 1 जुलाई 2024 को इसने एक ब्रेकआउट दिया था अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज ये उसको छू चुका है, रिविजिट कर चुका है। इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, साथ ही साथ ह्यूज शॉर्टिंग 17 लाख शेयर। अनुज, ये मैंने 3 स्टॉक्स रखे, मैं इंडेक्स का सूरत हाल यही बयान कर रहे थे। अनुज, ये जिस प्रकार की सेलिंग है आईटी में, लुक एट इन्फोसिस, पहचान में नहीं आ रहा चार्ट ये दिग्गज आईटी का है। क्या लग रहा है आईटी को देख के अभी, है ना? नहीं, देखिए आईटी में दिक्कत है वीरू। आई थिंक आपको याद होगा, हमने इवन जो पहले 2 दिन पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी उसमें भी बिल्कुल रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कभी इस रैली में भरोसा नहीं किया क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ पर दिक्कतें हैं। और देखिए, बाकी सब चीज़ें ना मैटर ऑफ कंजक्चर होती है। तो किसी का व्यू कुछ हो सकता है, किसी का व्यू कुछ हो सकता है। आईटी में सबका एक ही व्यू ये होगा कि अगर यूएस में मंदी आई और अगर वो सेल्फ इम्पोज मंदी है, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की इम्पोज की हुई मंदी है, अगर वो आई तो आईटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंपल, सबसे पहले लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंड ही बंद करेंगे ना। सिंपल चीज़ है। अगर हमारे यहाँ पर अगर कल को बाई चांस कुछ हो जाए तो आप सबसे पहले उस चीज़ पर खर्चा कम करेंगे ना जिसके बिना काम चल सकता है आपका। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आईटी आता है मेनली। तो इसके लिए आईटी पर प्रेशर आना बिल्कुल वाजिब है। अच्छा, एक और चीज़ होती है आईटी में हम भूल जाते हैं कि स्टॉक प्राइस क्या होते हैं। ईपीएस इनटू प्राइस टू अर्निंग्स। एक तो होता है आपका ईपीएस कम हो रहा है, एक होता है कि मार्केट धीरे धीरे प्राइस अर्निंग रेशो भी कम देता है। अगर आपको उस मदर मार्केट में ही प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसमें वैल्यूएशन भी कम देते हैं इसकी वजह से मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस स्विंग में आईटी इंडेक्स जो है वो वापस अपने रीसेंट लोज को तोड़े। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छा टाइम होगा अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में एसआईपी करने का, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे और अभी आपको अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो अभी के लिए भूल जाइए कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आप पैसा बना पाएंगे लॉन्ग ट्रेडिंग में इन स्टॉक। जैसा आपने बोला, इन्फोसिस की शक्ल सूरत पहचाननी मुश्किल होगी। ये वही स्टॉक है जो अब बेस्ट इन क्लास नंबर लेकर आया था पिछले क्वार्टर में, जिसने 2000 का हाई लगाया था। आई थिंक रीसेंट हाई 2000 का था, 2000 से 1500, मतलब आप इमेजिन करिए 25% की करेक्शन आ चुकी है इन्फोसिस में। 2000 से लेके 2006 का हाई था, 2006 के हाई से लेके 1500, मतलब एग्जैक्ट 25% की करेक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये आई थिंक, और ये कोइंसाइड हुआ था वो ट्रंप के ऑफिस अज्यूम करने के बाद से। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा, ट्रंप 1.0 में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आपको याद हो, ट्रंप 1.0 8 साल पहले, अब तब भी यही हुआ था। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा आईटी में बहुत बड़ी रैली आई थी, क्योंकि एक जब लगता है कि खुद के उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो वो यूटर्न भी आता है। मेरा ये मानना है कि आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न करेंगे, उनको करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब अमेरिका की खुद की इकोनॉमी मंदी में आ जाएगी तो उनको ये सब चीज़ों में यूटर्न करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले प्राइसेस में कितना डैमेज हो सकता है ये कहना थोड़ा टफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे एक और मेरी तरफ से ये है, आईटी पे हमने अभी चर्चा की, भारी गिरावट हमें देखने को मिली इस इंडेक्स में। इनफैक्ट आप पूरे सेक्टर स्पेसिफिक देखें, ऑयल एंड गैस को छोड़ के चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। सवाल यहाँ पे ये कि
टैरिफ डेडलाइन से पहले वो कौन से सेक्टर्स हैं जो जिन पे निगाहें रहेंगी अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, दो सेक्टर्स हैं जिन्हें जहाँ पर मुझे लग रहा है कि पॉजिटिवली भी नज़र रखनी चाहिए आपको। उसमें से एक है टेक्सटाइल, हालांकि वो सेक्टर बहुत छोटा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, तो उसके लिए चाहे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो या हिम्मत सिंह का हो, उनमें से काफ़ी स्टॉक्स अब ऐसे चलना शुरू हो गए हैं। एक तो वो सेक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉक्स है नहीं, तो इसके लिए एक बार देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो गोकुलदास क्या कर रहा है, या फिर बाकी के एक दो जो टेक्सटाइल स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। अदरवाइज जो दूसरा सेक्टर मुझे लग रहा है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं ना श्रेया, वो है फार्मा। मेरा ये मानना है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां मार्केट को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, और अगर आप यूएस बेस्ड फार्मा स्टॉक्स देखेंगे, उनकी ज़बरदस्त पिटाई हुई है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि फार्मा पे कुछ बहुत ज़्यादा टैरिफ आ सकता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि यूएस में कुछ फार्मा की बहुत, मतलब यूएस की जो दवाइयाँ हैं जो हम उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, ऐसा कुछ है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो उनकी जो कैंसर की मेडिसिन वगैरह होती हैं वो खुद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो क्या अफोर्ड करेंगे। हमारी जेनरिक कंपनियां वहाँ पर दवाइयाँ बेचती हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक ऐसी पॉपुलेशन है जो दवाइयाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा एक सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी पिटाई हो चुकी है और जो थोड़ा चलना चाहिए। ऑटोज़ और आईटी ये दो सेक्टर हैं जिसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ आप थोड़ा केयरफुल रहें। प्लस फार्मा में इस बार नंबर अच्छे आने चाहिए इस क्वार्टर में, तो वो आपको एक एडेड शायद सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ सेक्टर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है।